क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन का जो माइंड है वो एक साइंटिफिक माइंड है, लेकिन उनका जो डीएनए है वो एक फिल्म मेकर का डीएनए है। एक साइंटिफिक माइंड और डीएनए जो कि एक फिल्म मेकर का है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन का वरदान भगवान ने क्रिस्टोफर नोलन को दिया है। और जो फिल्म्स क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई है वो पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स हैं फॉर श्योर। क्रिस्टोफर नोलन की जितनी भी फिल्म्स हैं वो सारी फिल्म्स पाथ ब्रेकिंग है। ऐसा नहीं है कि क्रिस्टोफर नोलन एक ही कॉन्सेप्ट की फिल्म लगातार बना रहे हैं, एक ही फील की फिल्म वो लगातार बनाते जाते हैं, लगातार वो बिग कैनवास फिल्म्स बनाते हैं, ऐसा नहीं है। वो जंबल करते हैं अपने वर्क को। उन्होंने, अगर आप उनकी इनिशियल फिल्म्स देखोगे जो फॉलोइंग है या इंसोम्निया है या मेमेंटो है, फिर बीच की उनकी फिल्म देखोगे जो प्रेस्टीज है या बैटमैन बिगिंस है, फिर बिग कैनवास फिल्म्स, राइट, द डार्क नाइट, इंसेप्शन, द डार्क नाइट राइजेस, इंटरस्टेलर काइंड ऑफ फिल्म्स, एंड देन वर्ल्ड वॉर टू एपिक, राइट, बहुत काइंड ऑफ फिल्म्स वो बनाते हैं, ओरिजिनल कहानी पे फिल्म बनाते हैं, वर्ल्ड वॉर टू एपिक्स के साथ वो खेलते हैं। एंड अब जो उनकी नेक्स्ट फिल्म अनाउंस हुई है वो एक कहानी पे आधारित है जिसको होमर नाम के एक पोएट ने लिखा था, राइट, एक पोयम है जिसका नाम है द ऑडिसी। एंड वो पोयम जिस कहानी पे आधारित है उस कहानी पे क्रिस्टोफर नोलन अपनी नेक्स्ट फिल्म बनाने वाले हैं यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ। और फिल्म का जो टाइटुलर अभी वर्किंग टाइटल है वो है द ऑडिसी, राइट। एंड आई थिंक इट्स रियली अ रिलीफ फॉर समवन लाइक मी जो नोलन की जो साइंटिफिक फिल्म्स है उसको उतना एंजॉय नहीं करता, राइट। इंसेप्शन और इंटरस्टेलर चाहे मुझे पसंद हो चाहे मुझे पसंद ना हो, इस चीज को तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि वैसी फिल्म्स बनाना हुनर का काम है, वैसी फिल्म्स बनाना हुनर का काम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा उठेगा और आएगा और इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसी फिल्म्स बनाएगा। इंसेप्शन और इंटरस्टेलर में क्रिस्टोफर नोलन टाइम के कॉन्सेप्ट के साथ खेलते हैं। टाइम के कॉन्सेप्ट के साथ खेलते हुए इतनी कॉम्प्लेक्स फिल्म बनाना और ऑडियंसेस को चैलेंज करना कि ऑडियंसेस थिएटर में सीट में बैठ के उस फिल्म को देखे, थिएटर से ना निकल पाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। मैं अपने जान की बाजी लगा के कह सकता हूं कि जो भी लोग इंसेप्शन को 2010 में थिएटर देखने गए थे या इंटरस्टेलर को 2014 में थिएटर देखने गए थे, उसमें से 99.9% लोगों को तो फिल्म समझ में भी नहीं आई होगी। 99.9% लोगों को तो फिल्म पहली बार में समझ भी नहीं आई होगी, लेकिन उसके बावजूद आपको फिल्म समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप थिएटर में सीट में बैठ करके उस फिल्म को देख रहे हो, आप उस फिल्म के साथ टिके हुए हो, आप उस फिल्म का बिगिनिंग मिडिल और एंड तक जाना चाहते हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये क्रिस्टोफर नोलन ने करके दिखाया है। ये क्रिस्टोफर नोलन ने करके दिखाया है और ये वही चीज है यार कि ये हुनर है। जिसको आता है आता है, जिसको नहीं आता नहीं आता, राइट। इस हुनर को सीखा नहीं जा सकता। क्रिस्टोफर नोलन किस फिल्म स्कूल में गए थे पढ़ने के लिए, या दुनिया के बड़े बड़े फिल्म स्कूल कौन से हैं उसमें जाऊंगा तो मैं सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ये एक हुनर है। जिसको आता है, जिसको नहीं आता है नहीं आता है। मुझे पर्सनली नोलन की इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसी फिल्म्स उतनी एंजॉयबल नहीं लगी, क्योंकि एज अ व्यूअर वो मुझे बहुत ज्यादा चैलेंज करती है, राइट। मैं फिल्म्स देखता हूँ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। फिल्म किसी भी जॉनर की हो, किसी भी टाइम फ्रेम की हो, एंटरटेनिंग होनी चाहिए। इंसेप्शन और इंटरस्टेलर एंटरटेनिंग फिल्म्स हैं, लेकिन साइंटिफिक फिल्म्स हैं, बहुत ज्यादा साइंटिफिक फिल्म्स है। और टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और उस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट के साथ एक फिल्म बनाना जो कि उतनी ही कॉम्प्लेक्स हो और उसके बावजूद ऑडियंसेस को एंटरटेन करना, एक बहुत मुश्किल काम है, एक हुनर का काम है। वैसे फिल्म मुझे बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जिसको आता है, जिसको नहीं आता नहीं आता। तो वो जीनियस तो है ही क्रिस्टोफर नोलन का, वो जीनियस है ही क्रिस्टोफर नोलन का। लेकिन नेक्स्ट फिल्म जो उनकी आ रही है उसका नाम है द ऑडिसी, और वो एक ऐसे पोयम पे आधारित है जो आज से तकरीबन 500 साल पहले लिखी गई थी। और वो पोयम ग्रीस में लिखी गई थी आई थिंक। और ट्रोजन वॉर, कोई वॉर हुआ होगा ग्रीस में, आई डोंट नो सच में हुआ था वॉर या झूठ में हुआ था वॉर, लेजेंड पे आधारित है या सच्ची कहानी है, आई रियली डोंट नो। बट एक पोयम पे वो फिल्म आधारित होने वाली है। एंड आई थिंक इट्स रियली अ रिलीफ फॉर समवन लाइक मी यार, जो क्रिस्टोफर नोलन की साइंटिफिक फिल्म्स को उतना ज्यादा एंजॉय नहीं करता है, राइट। अगर आप लोग नोटिस करोगे क्रिस्टोफर नोलन की पिछले फिल्म्स, राइट, ओपनहाइमर वर्ल्ड वॉर टू पे आधारित थी, टेनेट एक ओरिजिनल कहानी पे है, डंकर्क वर्ल्ड वॉर टू पे आधारित है, और अब जो उनकी फिल्म आ रही है द ऑडिसी, वो भी एक 500 साल पुरानी पोयम पे आधारित होने वाली है, राइट। अगर आप टेनेट को हटाओगे तो यूल रियलाइज कि पिछले 7 साल में नोलन की जो 4 फिल्म्स आई हैं वो या तो वर्ल्ड वॉर टू पे आधारित है, या ओडिसी जो आने वाली है वो एक 500 साल पुराने पोयम पे आधारित होने वाली है। और इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह क्या हो सकती है? क्रिस्टोफर नोलन के जो भाई हैं जोनाथन नोलन, वो भी अपने आप में जीनियस हैं। एंड आई एम श्योर क्रिस्टोफर नोलन के घर पे इस वक्त 200 कहानियां पड़ी होंगी वर्ल्ड वॉर टू पे आधारित या टाइम के कॉन्सेप्ट पे आधारित, जिसके साथ वो काम करना पसंद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ही इज मेकिंग अ फिल्म जो कि एक पोयम पे आधारित है और 500 साल पुरानी पोयम पे आधारित है।
विच क्लियरली मीन्स कि यार वो फिल्म अर्बन फिल्म नहीं होगी, राइट? उस फिल्म में सूट बूट और मर्सिडीज और गन वन का यूज नहीं होगा, राइट? उस फिल्म का कॉस्ट्यूम वैसा ही होगा जैसा पीरियड फिल्म में होता है। और क्रिस्टोफर नोलन ये क्यों कर रहे हैं, दैट्स द क्वेश्चन, राइट? कि क्रिस्टोफर नोलन को ये करने की क्या जरूरत है? लुक, कोई भी एक जो क्रिएटिव इंसान होता है, राइट, वो क्रिएटिव इंसान एक समय पे अपना पीक देखता है और उसके बाद भी हो सकता है वो अच्छा काम करे, लेकिन पीक एज में जो उसने काम किया है उस काम को उसका बाद का काम मैच नहीं कर पाता। बाद का जो उसका काम है वो उसके पीक एज के काम को मैच नहीं कर पाता। ये चीज क्रिस्टोफर नोलन को अच्छे से पता है। क्रिस्टोफर नोलन को मालूम है कि जो उन्होंने फिल्म बनाई थी इंसेप्शन, क्रिस्टोफर नोलन को मालूम है जो फिल्म उन्होंने बनाई थी इंटरस्टेलर, उसके लिए वो अकेडमी अवार्ड डिजर्व करते थे। ये क्रिस्टोफर नोलन को मालूम है, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन को अकेडमी अवार्ड मिला नहीं, ना उन फिल्म्स को अकेडमी अवार्ड मिला फॉर बेस्ट पिक्चर। और कुछ सिली फिल्म्स आई बाद में, द शेप ऑफ वाटर, मूनलाइट जैसी, जो कि कहीं भी इंसेप्शन और इंटरस्टेलर के लेवल पे एज क्रिएटिव सिनेमैटिक मास्टरपीसेस नहीं थी। द शेप ऑफ वाटर भी नहीं थी और मूनलाइट भी नहीं थी, लेकिन इन फिल्म्स को अकेडमी अवार्ड मिला और नोलन की फिल्म को अकेडमी अवार्ड नहीं मिला। ये चीज नोलन को अच्छे से पता है। एंड नोलन क्लियरली रियलाइजेस यार कि वर्ल्ड वॉर टू क्या पे जो आधारित फिल्में होती हैं, बायोपिक्स पे जो आधारित फिल्में होती हैं, पीरियड फिल्में जो होती हैं, उसकी उन फिल्मों के लिए अकेडमी वाले बायस्ड हैं। ये चीज क्रिस्टोफर नोलन को अच्छे से पता है। क्रिस्टोफर नोलन को अच्छे से पता है कि अगर आपको अकेडमी अवार्ड जीतना है फॉर बेस्ट पिक्चर या फॉर बेस्ट डायरेक्टर, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप वर्ल्ड वॉर टू पे एक फिल्म बनाओ, या आप एक बायोपिक फिल्म बनाओ, या फिर आप 400-500 साल पुरानी एक पीरियड फिल्म बनाओ। तभी आपके अकेडमी अवार्ड जीतने के चांसेस बढ़ते हैं, स्पेशली इन द 21st सेंचुरी। ये क्रिस्टोफर नोलन को अच्छे से पता है और उसी के लिए क्रिस्टोफर नोलन अब कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर टू पे वो आधार करे अपनी फिल्म को, या फिर 400-500 साल पुरानी एक सच्ची घटना पे या एक पोयम पे अपनी फिल्म को आधार करें। दैट कुड बी द ओनली रीजन, और कोई सेकेंडरी रीजन नहीं हो सकता। एक और रीजन तो ये है कि भाई क्रिस्टोफर नोलन जैसा जीनियस डायरेक्टर अपनी हर फिल्म को सेम फील नहीं रखेगा। अगर क्रिस्टोफर नोलन की 10 फिल्में आए टाइम के कॉन्सेप्ट पे आधारित, तो 10 की 10 ग्रेट फिल्में बना सकते हैं, वो तो उनका जीनियस है। लेकिन जितने भी ग्रेट डायरेक्टर्स होते हैं, यू टेक समवन लाइक संजय लीला भंसाली, यू टेक समवन लाइक शंकर सर, उनकी जो फिल्म्स आती हैं वो लगातार सेम फील वाली फिल्म्स नहीं आती, लगातार सेम फील वाली फिल्म्स नहीं आती हैं। जीनियसेस को अच्छे से पता है कि उनको अपनी फिल्म को हमेशा शफल करके रखना है, हर फिल्म के साथ एक नया टेक्सचर प्रेजेंट करना है। तो क्रिस्टोफर नोलन द ओडिसी के साथ एक नया टेक्सचर तो प्रेजेंट करना चाहते हैं, बट वो प्राइमरी रीजन नहीं है। प्राइमरी रीजन यही है कि क्रिस्टोफर नोलन 1970 बॉर्न है, तो आई थिंक 2024 में वो तकरीबन 54 इयर्स के हैं। 2025 जो इस वक्त चल रहा है वो उसमें 55 साल के हो जाएंगे। तो नोलन को अच्छे से पता है कि अगला 10 जो 12 साल होगा उसमें तकरीबन वो 3 फिल्म्स बना पाएंगे, और उन 3 फिल्म्स के साथ जितने अकेडमी अवार्ड जीतने हैं जीत लो, जितना अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर जीतना है जीत लो, जितना अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर जीतना है जीत लो, क्योंकि उसके बाद चीजें डिफिकल्ट होंगी। ये क्रिस्टोफर नोलन को अच्छे से पता है। ये क्रिस्टोफर नोलन को अच्छे से पता है। अगर आप देखो स्टीवन स्पीलबर्ग की जो साइफाई फिल्म्स आई थी, उसके लिए स्टीवन स्पीलबर्ग ने अकेडमी अवार्ड नहीं जीता। उसके लिए स्टीवन स्पीलबर्ग ने अकेडमी अवार्ड नहीं जीता, बहुत ही इंफीरियर डायरेक्टर्स को अकेडमी अवार्ड मिला। लेकिन स्टीवन स्पीलबर्ग को उनकी जो वो हाई कॉन्सेप्ट, हाई ऑक्टेन साइंटिफिक फिल्म्स थी, साइफाई फिल्म्स थी, उसके लिए स्टीवन स्पीलबर्ग को अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर नहीं मिला। स्पीलबर्ग को किन फिल्म्स के लिए मिला अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर? उनको शिंडलर्स लिस्ट के लिए मिला एंड उनको सेविंग प्राइवेट रायन के लिए मिला, और दोनों ही फिल्में वर्ल्ड वॉर टू पे आधारित थी। दोनों ही फिल्में वर्ल्ड वॉर टू पे आधारित थी, और उसके बाद स्पीलबर्ग को कभी अकेडमी अवार्ड मिला नहीं। बाद की उनकी फिल्म्स भी जो आई वो अच्छी थी, नॉमिनेट हुई, लेकिन उनको अकेडमी अवार्ड नहीं मिला। और क्रिस्टोफर नोलन को अच्छे से पता है कि अगर उनको अकेडमी अवार्ड चाहिए तो उनको अपनी फिल्म को या तो वर्ल्ड वॉर टू पे बेस करना है, या तो उनको 400-500 साल पुरानी कोई पीरियड कॉन्सेप्ट पे एक फिल्म बनानी है, और वही वो कर रहे हैं, वही वो कर रहे हैं। इवन विद अ फिल्म लाइक डंकर्क, उसके साथ भी वो अकेडमी अवार्ड ही जीतना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू पे अपनी फिल्म को आधार किया और अपनी फिल्म को बनाया। ही डिड नॉट विन एन अकेडमी अवार्ड। फिर उन्होंने टेनेट बनाया। टेनेट उतनी अच्छी फिल्म नहीं थी जितनी नोलन की बाकी फिल्म्स हैं। और विद ओपनहाइमर जो उन्होंने बायोपिक बनाया, जिसके लिए अकेडमी वाले सबसे ज्यादा बायस हैं, उसके साथ क्रिस्टोफर नोलन वॉन द अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर। ही वॉन द अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर, ही वॉन द अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर फॉर ओपनहाइमर। और क्रिस्टोफर नोलन को पता है कि वो तकरीबन 55 साल के हो चुके हैं। अगले 12 साल मेरे ख्याल से उनकी द ओडिसी के बाद भी जो 2-3 फिल्म्स आएंगी वो या तो वर्ल्ड वॉर टू पे आधारित होंगी, या तो वो कोई पीरियड ड्रामा होंगी। और उसी वे में क्रिस्टोफर नोलन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि यही मौका है, यही दौर है, अगले 10 साल दौर हैं जहां पे वो और 1-2 अकेडमी अवार्ड जीत सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उनके लिए चीजें मुश्किल होंगी। आई थिंक यही मेजर कैलकुलेशन है क्रिस्टोफर नोलन का, कि वो अपने नेक्स्ट फिल्म एक टाइम कॉन्सेप्ट पे नहीं बना रहे हैं, एक पीरियड फिल्म बना रहे हैं। दैट कुड बी द ओनली रीजन, दैट कुड बी द ओनली रीजन। बट जैसा कि मैंने कहा, राइट, अ फिल्म लाइक इंटरस्टेलर, अ फिल्म लाइक इंसेप्शन, उन फिल्म्स के पीछे जो माइंड है क्रिस्टोफर नोलन, आई थिंक ही इज अ गाय हु इज इजी टू एडमायर बट डिफिकल्ट टू लव, राइट?
क्रिस्टोफर नोलन इज अ गाय हु इज वेरी इजी टू एडमायर बट अ बिट डिफिकल्ट टू लव। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जो फिल्म्स वो बनाते हैं यार, वो फिल्म्स बनाना हुनर का काम तो है, हुनर का काम तो है। और इंटरस्टेलर फिल्म में उन्होंने एक नोबल लॉरिएट, जो बाद में नोबल लॉरिएट बने इन फिजिक्स, किप थॉर्न नाम के साइंटिस्ट है, उसके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया था ऑन इस फिल्म इंटरस्टेलर। आप सोच के देखो, आप सोच के देखो, आई डोंट नो कि पहले कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, एक फिल्म को बनाने के लिए, एक साईफाई फिल्म को बनाने के लिए एक इतने बड़े साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया गया हो, जो कि बाद में जाकर के नोबेल लॉरिएट इन फिजिक्स बन जाता है। उसके साथ क्रिस्टोफर नोलन ने कोलैबोरेट किया था। किप थॉर्न नाम के साइंटिस्ट हैं, स्टीफन हॉकिंग के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, और उन्होंने इतनी कॉम्प्लेक्स फिल्म बनाई इंटरस्टेलर जैसी। सो दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। और क्रिस्टोफर नोलन के बारे में एक चीज बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि क्रिस्टोफर नोलन इज द गाय जो अकेले ऐसी फिल्म्स बना रहे हैं, उनसे पहले किसी ने नहीं बनाया था, उनके बाद कोई नहीं बनाएगा। ये एक थोड़ा सा फॉल्स अजम्पशन है लोगों का। एक रशियन डायरेक्टर है एंड्राई टॉवोकोस्की नाम के, और उनसे क्रिस्टोफर नोलन बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। क्रिस्टोफर नोलन की जो इंसेप्शन है, क्रिस्टोफर नोलन की जो इंटरस्टेलर है, क्रिस्टोफर नोलन की जो मेमेंटो है, वो एंड्राई टॉवोकोस्की नाम के जो रशियन डायरेक्टर हैं उससे इंस्पायर्ड है। और इस चीज पे मीडिया बात नहीं करती, इस चीज पे लोग इतना डिस्कस नहीं करते, बट ये सच है, ये सच है। इवन अ फिल्म लाइक मेमेंटो, इवन अ फिल्म लाइक मेमेंटो, अगर आप नोलन की मेमेंटो देखोगे, फिल्म रिवर्स क्रोनोलॉजी में चलती है, राइट। फिल्म के पहले सीन में दिखाया जाता है कि एक इंसान है जिसको हीरो ने मार दिया है, राइट, एक इंसान है जिसको हीरो ने मार दिया है। और फिल्म के फाइनल शॉट में दिखाया जाता है कि उस इंसान से हीरो कैसे मिला था। और जो पूरी फिल्म है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं जाती, वो फिल्म 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आती है। फिल्म शुरू 10 से होती है और होते हुए 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक आती है, और 1 पे एंड हो जाती है, राइट। और सिर्फ इतना काफी नहीं है, फिल्म के जो कलर सीन्स हैं वो रिवर्स क्रोनोलॉजी में है, और फिल्म में जो ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स हैं वो स्ट्रेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, राइट। सो इस तरह की कॉम्प्लेक्स फिल्में बनाना एक हुनर का काम तो है। बट मेमेंटो जब मैंने पहली बार देखा था, 40 मिनट उस फिल्म को, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो 41 42 43 मिनट में ही आपको समझ में आता है कि फिल्म रिवर्स क्रोनोलॉजी में जा रही है, और धीरे 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 आगे जाके पता चलेगा कि कौन हीरो की लाइफ में क्यों आया था एंड ऑल दैट, राइट। सो हुनर का काम तो है ही, बट जैसा कि मैंने कहा, मैं पर्सनली मेमेंटो और इंसेप्शन और इंटरस्टेलर को उतना एंजॉय नहीं किया यार देखते हुए, क्योंकि यार मेरा माइंड उतना साइंटिफिक नहीं है। मैं प्रिटेंड नहीं करना चाहता जैसे बाकी लोग करते हैं कि बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और उनको मेमेंटो और इंसेप्शन और इंटरस्टेलर ही अच्छी लगती है। लाइकेबल फिल्म्स वो हैं यार, बट मेरी गो टू फिल्म्स नहीं है, राइट। मैं एक क्रिसमस नाइट पे या एक दिवाली नाइट पे या होली नाइट पे अपनी फैमिली के साथ मेमेंटो या इंसेप्शन या इंटरस्टेलर देखूंगा यार, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। इतनी साइंटिफिक माइंड मेरे को भगवान ने दिया ही नहीं जितना साइंटिफिक माइंड भगवान ने क्रिस्टोफर नोलन को दिया है। सो दैट्स द रीजन, एंड दैट्स द वे इट इज गोइंग टू बी, दैट्स द वे इट इज गोइंग टू बी। नोलन का जो माइंड है वो चेंज थोड़ी ना कर सकते। वो रोहित शेट्टी वाली फिल्म्स थोड़ी बनाएंगे, और रोहित शेट्टी नोलन वाली फिल्म्स नहीं बना सकते, राइट। सो दैट्स द वे इट इज। एंड उनकी जो नेक्स्ट फिल्म है द ओडिसी, इट्स नॉट अ साईफाई फिल्म। सो आई थिंक मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्सल पिक्चर्स वालों के लिए कि क्रिस्टोफर नोलन इज नॉट मेकिंग हिज नेक्स्ट फिल्म व्हिच माइट और व्हिच कुड हैव बीन अ साईफाई फिल्म। सो या, चलो बाय।